Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो है एक और निर्दलीय प्रत्याशी के पास आए हैं। उनका नाम है वेंकट राम बाबू। आप सब इन्हें जानते ही होंगे। अंडमान निकोबार जनता पार्टी के पहले स्टेट प्रेसिडेंट थे, मगर इस बार चुनाव में जो है वे निर्दलीय के तौर पर इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और तब से अपने इस लोकसभा 2024 इलेक्शन में अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सब से मिले, उनसे बातचीत करें ताकि हमें पता चले कि प्रत्येक प्रत्याशी जो है उन्हें आपको कहने के लिए क्या है, वो आपको क्या ऑफर करना चाह रहे हैं, उनके घोषणा पत्र में उन्होंने क्या लिखा है, क्या जनता के लिए वे ला रहे हैं। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर, उन्हीं सब बातों को लेकर हम वेंकट राम बाबू जी के पास आए। उन्होंने भी अपना बहुत ही कीमती वक्त इस वक्त, क्योंकि चंद दिन बचे हुए हैं इलेक्शन के, उन्होंने हमें समय दिया, जिसके लिए हम उन्हें बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे चैनल में उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो न्यूज़ अंडमान 24/7 आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि थैंक यू सर, हमारे बीच आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाला 19 तारीख को जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 का, जिस पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है। उन 12 कैंडिडेटों में मैं भी हूँ। मैं जो है अप्लाई जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी से किया था, लेकिन किसी कारणवश 2 फॉर्म ए इशू होने के चलते हमें जो है निर्दलीय उम्मीदवार घोषित किया गया। अब हम जो है ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अंडमान निकोबार जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो के साथ आए हैं। हमारा चुनावी चिन्ह ऑटो रिक्शा है। तो वेंकट जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अंडमान की जनता के लिए आपके जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो, उसमें आपने क्या क्या मेंशन किया है, थोड़ा बताइए प्लीज़। सर, मैंने काफ़ी अच्छा घोषणा पत्र मैंने बनाया है। मैं मंडे जो है मॉर्निंग आपके चैनल के थ्रू से मैं फ्लैश करूँगा। एक दिन संडे तक वेट करिएगा। डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी मुद्दे हैं हमारे द्वीपों में, ज्वलनशील मुद्दे हैं जिनके बारे में बरसों से बात हो रही है। फिर चाहे वो बिजली कहिए, पानी कहिए, सड़क कहिए, स्वास्थ्य सेवा कहिए, शिक्षा का कहिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके कहिए, फिर कमर्शियल जो लैंड कन्वर्जन है, अनेकों इस तरह समस्याएं हैं। इन सब के बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए, काफ़ी लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। पिछला जो 2019 का भी चुनाव हुआ तो हमने ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसमें भी अप्लाई कर रहे थे। काफ़ी अच्छा मैंडेट मिला, जिसके चलते हमने जो है पंचायत चुनाव में अपना एक प्रधान का सीट के साथ साथ 4 वार्ड मेंबर भी निकाला। उसके बाद लगातार हम द्वीप समूह की समस्या में काम करते हैं और
ऑलमोस्ट हम हर समस्या में जब भी हाथ डाला है उस समस्या का समाधान पाया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये जो बेसिक नीड्स है, या कहीं ना कहीं हमारे 6 लाख का पॉपुलेशन को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, इसके ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि अगर हम जैसे कार्यकर्ता को मौका मिलता है तो हम जरूर इसकी समाधान दिलाएंगे। अब तक जो है कई दिन हो गए हैं एमसीसी लगकर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगकर, तो अब तक आपने अंडमान निकोबार के किन किन क्षेत्रों को कवर किया है? ऑलमोस्ट मैं साउथ अंडमान कवर कर चुका हूँ। मेरा जनसभा वेम्बलीगंज में हो गया, बॉम्फ्लैट में हो गया, डेयरी फार्म में हो गया, दिलानीपुर में हो गया, और मैं सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इससे पहले भी डिगलीपुर से लेके पोर्ट ब्लेयर तक का दौरा कर चुका हूँ। ओवरऑल मैंने काम किया है और लोगों को मेरा बारे में पता है कि अंडमान निकोबार का समस्या को अगर कोई अच्छे तरीके से उठाता है तो के वेंकटराम बाबू उठाता है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, देखिए ऐसे भी कई सारे सवाल है जो हमसे पूछा जाता है कि आप जब इन प्रत्याशियों से मिले तो ऐसे सवाल करिए करके, क्या हम वो आपसे पूछ सकते हैं? नहीं, जरूर आप करिए। एक हमारे दर्शक ने हमसे पूछा था कि आखिर क्या वजह थे कि आप और अजीज जी जो हैं एक ही पार्टी में थे और फिर अलग हो गए, और अलग होने का कारण वो जो मान रहे हैं कि अंतिम समय में जाके आपने जो है उनका नाम हटा दिया, क्योंकि शुरुआत से अनुमान लगाया जा रहा था कि अजीज जी जो है वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं और प्रत्याशी भी वही रहेंगे अंडमान निकोबार जनता पार्टी से। लेकिन ऐन वक्त पे जाके लोगों को पता चलता है नॉमिनेशन डे के दिन, जिस दिन नामांकन आप लोग दाखिल करते हैं, कि अजीज जी को नहीं दिया जा रहा, आप खड़े हो रहे हैं। इस वजह से आप दोनों को जो है निर्दलीय के तौर पर दिया गया, उस पार्टी से किसी को नहीं दिया। वजह क्या थी ये जनता जानना चाहती है, अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, वजह कुछ नहीं था। वजह तो मैंने उनको कैंडिडेट घोषित कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। बट पार्टी का एक पार्टी लाइन होता है, जब फॉर्म भरते हैं तो सब्स्टिट्यूट भी भरा जाता है, क्योंकि किसी कारणवश अगर मेन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होने से एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट को लेके वो जो है काफ़ी बैक था, उस पर वो कभी डायरेक्टली डिस्कस नहीं हो रहा था। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं आखिरी दिन में अगर हम में से कोई अगर नहीं भरेगा तो लोगों के अंदर में एक गलत मैसेज जाएगा कि इस लोग कहीं ना कहीं अपना कुछ सेटअप हो गया, जिसके चलते नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ। इसके लिए मैंने जो है अपना नॉमिनेशन फाइल किया। चलिए, चंद शब्दों में आपने इस सवाल को निपटा दिया। अभी हम वेंकटराम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास ऐसे क्या प्लान्स हैं, ऐसे क्या स्ट्रैटेजी है कि जनता की जो समस्याएं हैं यहाँ पर, चलिए हम एक बेरोजगारी को लेकर बात करते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको आप लोगों ने अंडमान निकोबार जनता पार्टी के तौर पर भी बहुत कवर किया है। बहुत जगह आपने और अजीज जी ने जो है धरना प्रदर्शन किया था, एंड बड़े बड़े आंदोलन किए थे आपने, खासकर तिरंगा पार्क में। तो इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है कि हमारे द्वीपों में जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसके लिए आप इनको एक समाधान निकाल के दे पाओगे? देखिए, अंडमान निकोबार में सबसे बड़ी समस्या आज का डेट में जनरल कैटेगरी को लेके है। आज कहीं ना कहीं अंडमान में पैदा हुआ बच्चा को ये एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं हम गलत जगह में पैदा हो गया, क्योंकि जनरल कैटेगरी को 140 करोड़ जनसंख्या के साथ में कंपटीशन करना पड़ता है। इस विषय पे कोई भी ये 12 कैंडिडेट्स में हमको नहीं लगता कि ये जो इसके ऊपर में काम करा है। तो मैं इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय से काम करता था और कहीं ना कहीं मैंने इस बात को जो है काफ़ी लोगों के बीच में भी रखा, मैं अपने जनसभा में रखा। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये जो 12 कैंडिडेट में 11 कैंडिडेट ये पॉइंट को पॉइंट आउट नहीं किया। और मेरा मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट ही है, ये जनरल कैटेगरी जो भी आइलैंड में पैदा हुआ बच्चा है उसको ये एहसास नहीं होना है कि हम आइलैंड में पैदा हुआ है तो हमको भी बाकी का तरह हमको सम्मान मिलना चाहिए। तो उनको एक रिजर्वेशन मिलने का एक डायरेक्ट मिल सकता है, वैसा एक सिस्टम हमने फाइंड आउट करके हमारा मैनिफेस्टो में हमने डाला है। क्योंकि हम जो भी करते हैं हम होने वाला काम ही करते हैं। बहुत जन का मैनिफेस्टो हम देखा, लोकल बैनर्स का देखा, इंडिपेंडेंट का देखा, जो मतलब गलत गलत अपना घोषणा किया है, फ्री देना, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू से चलता है। सांसद जो है पार्लियामेंट हाउस से बिल पास करके कोई भी चीज़ लाता है। अगर स्टेट असेंबली रहता तो हम कुछ भी फ्री कर सकता है, ये मेरा सीएम होने के नाते पावर है। बट हमारा यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। वन एंड ओनली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट ऑफ मेंबर का ड्यूटी बनता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिल के कुछ होने वाला काम के ऊपर बात करें, ना कि ऐसा जो है सीएम लेवल का बात हमारे डिपो के लिए सूट नहीं होता है। जो लोग अंडमान के लोकल कैटेगरी में, सेटल कैटेगरी में नहीं आते हैं,
जो अभी अभी मुख्य भूमि से अलग अलग प्रदेशों से अंडमान में आके बसे हैं, उनके लिए फिर कोई रोजगार का कोई साधन नहीं रहेगा? उनके लिए भी है ना। मैंने कहा आइलैंड बॉर्न मीन्स अभी आज भी अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा होता है उसको 18 साल देने से ही वो एम्प्लॉयमेंट का एज आता है, तो उनका भी 18 साल देने के बाद में वो बेनिफिट में आता है। तो ये सब कैलकुलेशन करके ही हमने आइलैंड बॉर्न एक नाम दिया, क्योंकि उसमें हम भी आता है। आज मेरा 50 उम्र हो गया, मेरा भी कोई जनरल कैटेगरी है कोई नहीं, मेरा बेटा का 20+ है, वो भी जनरल कैटेगरी है। तो आइलैंड बॉर्न बोलने से सभी है, इसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाता है, हम भी, ऑटोमेटिक सब आता है, उसको सबको मिलेगा। वैसा एक सिस्टम है और ये सिस्टम इस बार हम जरूर लोगों को दिलवाएगा। सर, ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अंदर वाले बाहर वाले चला हुआ है, खासकर सोशल मीडिया में, कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको नौकरी नहीं देना चाहिए, जो खासकर मजदूरी के लिए यहाँ पे आते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, फुचका बिक्री करना या ना ठेला लगाना, फल फ्रूट बिक्री करना, इन लोगों को मना करना, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो पॉलिसी डिसीजन है। कोई ना कोई इसमें जो है कमेंट को जो आधा अधूरा कमेंट ही दिखाया है, मेरा जहाँ तक, अगर उसको पूरा दिखाता होने से सच्चाई मालूम हो जाता। तो ये पॉलिटिकल स्टंट है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस से चलाता है, तो उन लोग वही करता है जो वहाँ का गाइडलाइंस यहाँ में, क्योंकि यहाँ का हर चीज़ जो है मेलैंड से आता है। हमारा यहाँ का कोई चीज़ प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आत्मनिर्भर है। हमारा 90% प्रोडक्ट जो है मेलैंड से आता है। तो हमको हमारा द्वीपों के युवाओं को बचाना है, तो यहाँ का एक पॉलिसी हमें बनाना है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि हमारा यहाँ में कोई सिस्टम ही नहीं है ना। एक प्रदेश काउंसिल तक नहीं है जो अपनी बात को रख सके, वन एंड ओनली एक सांसद है, तो समय लगेगा। 100% रिजर्वेशन बोलने से नहीं हो जाता। 100% रिजर्वेशन के लिए 100% रिजर्वेशन फॉर जॉब्स, वो तो सरकारी नौकरियों के लिए है ना सर। लेकिन ये फल फ्रूट बिक्री करने वाले, क्या इन लोगों को यहाँ से हटा देना चाहिए? या जो फुचका बिक्री कर रहे हैं, इतने सारे भातू बस्ती, जंगली घाट बाजार में जो मजदूर हैं, जो आते हैं मजदूरी करने के लिए, इनका लिए कोई समाधान है? नहीं सर, ये तो रॉन्ग हम बोले ना, यार पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है। अभी हम कहते हैं ना, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो बाहर के लोग आने से ही तो टूरिज्म चलेगा ना। वो बेस में देखिए, तो काम करने वालों को करने दीजिए, उसमें कोई हमारे यहाँ के लोगों का यूथ्स के ऊपर में उसका असर नहीं होना, ये है मेन एजेंडा। हमको बाहर से आने वाला को लेके इशू नहीं है, हमारे यहाँ के जॉब्स पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना। तो उसके लिए कुछ एक पॉलिसी बनाना। तो उसके लिए मैंने कहा ना, जैसे आइलैंड बॉर्न में हम भी आता, आप भी आता, कोई आने वाला भी आएगा, जो भी आएगा तो 18-20 साल देना पड़ेगा उसको, तब जाके होएगा। अभी जैसे कोई कहता है पौंडीचेरी हुआ, दिल्ली हुआ, तो 5 साल रहने से ही उसको एक स्टेटस मिलता है वो स्टेट का। तो ऐसा कुछ आप लाना चाहते हैं? कुछ मैं कहा ना, 18 साल आइलैंड बॉर्न मीन्स 18 साल लगता है। कोई भी आज का डेट में जीवन में पैदा होता है, चाहे कहीं भी पैदा होता है, उसको 18 साल बाद यहाँ का कुछ बेनिफिट मिलेगा, तब तक का तो वो समय यहाँ देना पड़ेगा। तो मैं बहुत सोच समझ के ये वेट किया कि कौन डालेगा नहीं डालेगा। मेरा खड़ा होने का मकसद भी ये चुनाव में यही था। थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों में जो है पानी की समस्याएं शुरू हो जाएगी। पिछले साल भी गर्मी में क्या हालत था अंडमान निकोबार में, ये किसी से नहीं छुपा हुआ। तमाम सोशल मीडिया में इस बारे में खूब चर्चाएं हुई है। आपको लगता है कि इस साल जो गर्मी में हमें इससे निजात मिलेगी, या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इसके लिए रास्ते निकाल के उपाय सोच के रखें? और अगर नहीं, तो फिर आपके पास कोई प्लान है कि जिससे अंडमान के द्वीपवासियों को हमेशा जो है पानी की परेशानी से छुटकारा मिले? देखिए, सबसे बड़ी बात, साल में 8 महीना बारिश गिरता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहीं ना कहीं एक प्लानिंग की कमी है। मैंने कहा, जैसा कैम्पसेट डैम हुआ, बोमफ्लैट डैम हुआ, धन्नीकाडी डैम हुआ, ये सब डैम को जो है, जैसा पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, तो ये डैम का भी डेप्थ को जो है बढ़ाना चाहिए। ये सब करने से पानी का सोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा हमको खुशी है कि हमने ग्राम पंचायत वेम्बली के थ्रू से वाटर सेक्टर में जो है वाटर सेक्शन के इंजीनियर को हमने अवार्ड दिया था, क्योंकि इतना सारा किल्लत के बावजूद भी हमारे वहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दिया था। तो जो तरीका से काम करेगा तो हर जगह ये काम पॉसिबल है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की जरूरत है कि काम को अंजाम तक पहुंचाने तक उसका पीछे लगे। तो फिर ऐसे इच्छा शक्ति की जरूरत अगर है पानी की समस्या को लेकर, तो फिर अगर इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, जो भी एमपी होंगे, तो वो रोड की समस्या को भी ठीक कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी की भी समस्या को सुलझा पाएंगे। तो आपके अनुसार जो है इन सारे कामों को निपटाने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है? क्योंकि देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलने से आफ्टर, मतलब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद में फुल पावर वाला पोस्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो स्ट्रांगली रहेगा तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं होएगा। क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हजारों करोड़ का फंड आता है,
उसको सही तरीके से लगाएगा तो मुझको नहीं लगता कि 6 लाख पॉपुलेशन को कवर करने के लिए ये इतना सारा इशू है। लोगों का ये कहना है कि केंद्र सरकार में भी अगर वही पार्टी हो जो यहाँ पर उम्मीदवार है उसकी पार्टी हो तब काम हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपकी पार्टी है, ऑटो रिक्शा वाली पार्टी है, और केंद्र सरकार में किसी और की सरकार है, तो तब आपको काम निकालना मुश्किल होता है, विकास का काम रुक जाता है, ऐसा मानना है। इसमें आप कितना सहमत हो? आपका अच्छा सवाल है। इस सवाल का मेरा सीधा सा जवाब है, हम निर्दलीय उम्मीदवार होने के नाते, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो, अगर हमें मौका मिलता है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब अगर आप जीतते हो तो फिर आप अगर जो भी सरकार बनेगी आप उनकी पार्टी ज्वाइन कर लोगे? पार्टी ज्वाइन नहीं सर, मतलब एनडीए यूपीए के साथ हम टाई अप करके गठबंधन कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी सरकार किसकी बनेगी ये तो ये बात आप मानते हो कि अगर सेम सरकार रहेगा तो काम हो जाएगा? निर्दलीय उम्मीदवार का यही एक बेनिफिट है कि वो जिसका भी सरकार बने तो वो सरकार का साथ दे सकता है। ओके, नहीं वो तो चलिए वो तो दे सकता है, वो सब जानते हैं, लेकिन ये है कि क्या ये धारणा सही है, ये सोच सही है कि सेम पार्टी की सरकार दोनों तरफ होने से काम होता है वरना काम अटक जाता है? नहीं सर, मेरा ये मानना है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक गट्स वाला रहेगा तो वो अपने बलबूते में आइलैंड को चला सकता है। 6 लाख का पॉपुलेशन को चलाने के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफी होता है। उतना फंड पिछले 15-20 साल से कभी बीजेपी के जनता प्रतिनिधि अंडमान में सांसद रहे हैं, कभी कांग्रेस के रहे हैं, फिर भी जो है विकास का काम रुका पड़ा हुआ है बहुत सारे क्षेत्रों में। ऐसे अगर हम बात करें तो बहुत सारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर काम क्यों नहीं हुआ आपके हिसाब से? क्या आपको लगता है कि वे कमज़ोर थे, वे उतना स्ट्रांग नहीं थे जितना आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हो? दिस इज द फैक्ट सर, दबाव नहीं बना पाए। अच्छा, आपको देखिए, जनप्रतिनिधि का पहला काम होता है कि डायरेक्ट अप्रोच करे। अगर जब डायरेक्ट में काम नहीं है तो आप जनता के साथ में उस मांग को आप अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये अब तक का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कर रहा। यही नतीजा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका मिसयूज करके यहाँ का लोग जो परेशान है, झेल रहा है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, ये बुनियादी सुविधा से वंचित है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव नहीं है। आप दबाव बनाइए, सड़क जाम करता है तब कैसे सोल्यूशन होता है? तो ये उतना तक का नहीं चाहिए, उसी के लिए तो जनप्रतिनिधि चुनते हैं ना। तो जनप्रतिनिधि इधर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमें मौका मिलता है तो हम जरूर आपका जो भी सवाल था और जो आने वाले दिन में भी हम आपको जो है अपना मैनिफेस्टो को बताएंगे, उन सारी चीज़ों में हम अमल करेंगे। देखिए हमारे पास समय की कमी होने की वजह से, क्योंकि वेंकटराम बाबू जी भी थोड़े आज बिजी हैं, उन्हें जल्दी जाना, हमने भी प्रयास किया कि उनसे ज़्यादा सवाल कर सकें, मगर हम ये सम्मान करते हैं कि उन्हें किसी आवश्यक काम के लिए अभी जाना है। इसलिए हम आपसे वादा करते हैं कि हम प्रयास करेंगे उनसे एक और मीटिंग करें, ताकि वहाँ पर हम खुलकर उनसे उनकी जो भी बातें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखें। अभी फ़िलहाल के लिए जो भी हमने सवाल किया, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो कृपया हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे कोई भी सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम वेंकटराम बाबू जी से पूछें तो आप हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। हम वेंकटराम बाबू जी से अवश्य पूछेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आप लोगों के समक्ष अंडमान निकोबार के तमाम प्रत्याशियों की बातें रखें, वे क्या सोचते हैं, वे आगे उनका कैसा कार्यशैली कैसा रहेगा, उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या क्या दाखिल किया है। हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को हमारे इतने सवालों का जवाब देने के लिए वेंकटराम बाबू, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जाते जाते हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप कृपया अगर कुछ चाहें तो हमारे दर्शकों को संदेश दे सकते हैं। मैं जो है आज आपके चैनल के माध्यम से इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं मंडे जो है अपना मैनिफेस्टो आपके माध्यम से मैं रिलीज़ करूँगा। उस दिन आपका सवालों का जवाब भी दूंगा, और कहीं ना कहीं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो क्वालिटी होना है वो सारी क्वालिटी के साथ हम उतरे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम आज तक बहुत सारे काम करे हैं। अगर ऐसा एक पद हमें मिलता है तो हम 100% उसमें खरे उतरेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। इसके साथ मैं अंत में आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि 19 अप्रैल को हमारे द्वीपों में, आप सब जानते ही हैं कि इस बार लोकसभा 2024 इलेक्शन का वोटिंग डे है। उस दिन आप अपने घर से ज़रूर निकलिए। इसको इतना आवश्यक समझिए जितना हमारी ज़िंदगी में सांस लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अच्छे भविष्य के लिए, हमारे द्वीपों के विकास के लिए, हमारा जो सरकार जो हम चुनते हैं वो ऐसी सरकार होनी चाहिए जो पारदर्शिता के साथ द्वीपों तथा द्वीपवासियों के विकास के लिए काम करें। अगर आप ऐसी सरकार चाहते हैं तो कृपया अपनी दायित्व समझकर आप 19 तारीख को अपने घर से निकलें और मतदान ज़रूर करें। निकटतम मतदान केंद्र जाएं और अपना बहुमूल्य
मतदान अवश्य दें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।